वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स 2023 का जो क्वेश्चन पेपर हुआ है उसको सॉल्व करेंगे। इसको हम कुछ पार्ट्स में सॉल्व करेंगे और इससे पहले भी हम बहुत से क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर चुके हैं। आपने अगर वो नहीं देखे तो आप चैनल पर जाइए, हर एक क्वेश्चन पेपर की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और वहाँ से आप उन क्वेश्चन पेपर्स को देख सकते हैं। आज हम जो क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करेंगे, इस क्वेश्चन पेपर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा क्या कहता है, हमसे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व के बारे में क्या स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, इंडिफरेंस कर्व आर यूजुअली कन्वेक्स टू द ओरिजिन। ये वाली बात बिल्कुल सही है कि इंडिफरेंस कर्व की शेप हमारी कन्वेक्स होती है, टू गुड्स हमारे यहाँ पर होती है, तो इसीलिए यहाँ पर दी गई फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट को पढ़िए। सेकंड स्टेटमेंट में बोला है इंडिफरेंस कर्व फॉर टू गुड्स दैट आर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री शेप इज राइट ट्रायंगल। कि इंडिफरेंस कर्व है हमारा और अगर हमारी दो गुड्स क्या है, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे को पूरक करती हैं, तो उस सिचुएशन में इंडिफरेंस कर्व की शेप कैसी होगी, उस सिचुएशन में इंडिफरेंस कर्व हमारा राइट एंगल होगा। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। आप पैरों जो शूज़ होते हैं उनका एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगर आपके पास एक लेफ्ट पैर का शू है और एक राइट पैर का शू है, ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। आप ऐसा नहीं है कि एक ही पैर का शूज़ पहन सकते हो, दूसरे का आपको नहीं चाहिए, तो ये एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट नहीं करते बल्कि ये पूरक हैं एक दूसरे के। तो ऐसी सिचुएशन में आपको एक ही लेफ्ट का चाहिए, एक ही आपको राइट का चाहिए, तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में जो सब्स्टिट्यूशन है वो पॉसिबल नहीं होता। तो इसीलिए यहाँ पर जो इंडिफरेंस कर्व की जो शेप होती है वो राइट एंगल बनती है। तो यहाँ पर ये बोली गई बात भी बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट को पढ़िए। थर्ड स्टेटमेंट में बोला है इंडिफरेंस कर्व फॉर टू गुड्स दैट आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। कि इंडिफरेंस कर्व ही बनेगा। इंडिफरेंस कर्व में अगर आपकी टू गुड्स हैं और वो एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, तो उस सिचुएशन में आपका जो इंडिफरेंस कर्व की शेप होगी वो कैसी होगी, इंडिफरेंस कर्व की शेप आपकी जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन होगी। ये यहाँ पर बोली गई बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आपकी गुड्स परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, आप एक को दूसरे के प्लेस पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो आपका जो सब्स्टिट्यूशन रेट है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, एक गुड्स का सेक्रीफाइस और दूसरे गुड्स की डिमांड को इंक्रीज करना, तो वहाँ पर आपका क्या रहेगा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही बोली गई है। आप ऑप्शन नंबर 4 को पढ़िए। इंडिफरेंस कर्व फॉर टू नॉर्मल गुड्स इज डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। कि इंडिफरेंस कर्व की शेप टू नॉर्मल गुड्स के केस में डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन होगी। ये बात बिल्कुल गलत है। आप लोगों को पता है इंडिफरेंस कर्व में दो गुड्स होती हैं और दोनों ही गुड्स क्या होती हैं, दोनों ही गुड्स नॉर्मल गुड्स होती हैं, और उस सिचुएशन में हमारा नॉर्मल इंडिफरेंस कर्व कैसा बनता है, कन्वेक्स टू द ओरिजिन बनता है, ना कि डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन तो अभी हमने पढ़ा कहाँ पर होता है, वो होता है सब्स्टिट्यूट गुड में, ना कि नॉर्मल गुड्स में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हमारा रॉन्ग हो जाएगा और यही हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में, नॉट ट्रू क्या है, ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। उत्पादक संतुलन के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर अपॉन मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल W/R। ये बात बिल्कुल सही है। अब आप देखिए यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्ट किसका दे रखा है, लेबर का दे रखा है पहले, फिर उसके बाद जो सेकंड जो लाइन है W/R वाली, उसमें भी किसकी वेज रेट दे रखी है, लेबर की दे रखी है। अब दोनों सेम होनी चाहिए, यही तो संतुलन की कंडीशन होती है। तो यहाँ पर दी गई फर्स्ट जो कंडीशन है वो बिल्कुल ट्रू दे रखी है। सेकंड को भी आप ऐसे ही चेक करोगे। आप देखिए मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन कहाँ से शुरू हो रहा है, LK से शुरू हो रहा है, तो पहले लेबर होना चाहिए, फिर उसके बाद कैपिटल होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ पहले क्या है, ऊपर लेबर है, और यहाँ पर जो लेबर की ही क्या है, वेज रेट दे रखी है। तो इसका मतलब आपने यहाँ से भी चेक किया कि सेकंड जो स्टेटमेंट है वो भी क्या दी गई है, उत्पादक संतुलन के बारे में राइट दी गई है। अब आप थर्ड स्टेटमेंट को देखिए। थर्ड स्टेटमेंट में आपके पास है
मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर और उसी की ही वेज रेट, और मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल और उसी का रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये दोनों बराबर हैं तब भी एक उत्पादक संतुलन में होगा। आप फोर्थ स्टेटमेंट को देखिए। फोर्थ स्टेटमेंट में बोला गया है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन लेबर एंड कैपिटल इक्वल है R/W के। अब आप देखिए यहाँ पर बोला गया है लेबर, पहले पॉइंट में क्या बोला गया, LK बोला गया ना, इसका मतलब लेबर, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, ऊपर वेज रेट होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 में जो स्टेटमेंट दी गई है वो रॉन्ग है, और हमसे नॉट ट्रू ही क्वेश्चन में पूछा था, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगले क्वेश्चन में बोला गया है ए गेम विच गेनर और लूजर ऑफ अ वन प्लेयर ऑफ फर्म डज नॉट कम द एक्सपेंस ऑफ प्रोवाइड इक्वल बेनिफिट टू द अनदर प्लेयर या फर्म इज नोन एज। अब क्या होता है गेम में, क्या होता है, जैसे कि कोई भी गेम है उसको 2 पर्सन खेलते हैं, तो अगर क्रिकेट का ही आप एग्जांपल लगा लो, तो क्रिकेट में 2 टीम खेलती हैं, तो एक टीम को विन मिलती है तो दूसरे को लॉस उठाना पड़ता है। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है एक गेम होती है जिसमें क्या होता है, एक पार्टी का गेन या लॉस, एक पार्टी का गेन या लॉस जो है दूसरे पार्टी को के गेन या लॉस को प्रभावित नहीं कर पाता, तो वो वाली गेम कौन सी कहलाती है, तो वो गेम होती है आपकी नॉन जीरो सम गेम। जीरो सम गेम क्या होती है, जो जीरो सम गेम में क्या होता है, एक पर्सन को गेन होगा तो दूसरे को लॉस होगा। जैसे क्रिकेट का एग्जांपल, क्रिकेट खेला है, 2 टीम के बीच होता है, तो एक को लॉस होता है दूसरे को गेन होता है, तो यहाँ पर होता है जीरो सम गेम। लेकिन नॉन जीरो सम गेम होता है ऐसी सिचुएशन कि एक ने विन किया तो जरूरी नहीं है कि दूसरे का क्या होगा, लॉस होगा, हो सकता है दूसरे को भी फायदा हो रहा हो। तो ये वाली गेम कौन सी होती है, नॉन जीरो सम गेम होती है। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन में पूछा गया था, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर नॉन जीरो सम गेम होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में बोला गया है द कंडीशन ऑफ प्रेफरेंसिंग अ रिस्क इनकम टू अ सर्टेन इनकम विद सेम एक्सपेक्टेड वैल्यू रेफर्ड एज। यहाँ पर बोला गया है कि मान लो, मैं आपको एक एग्जांपल से क्वेश्चन को समझाती हूँ कि एक कंडीशन है जहाँ पर एक पर्सन है, वो क्या कर रहा है, उसको एक इक्वल अमाउंट की एक इनकम होगी कहीं पे इन्वेस्ट करने से, मान लो 1000 रुपीज़, और वो ये कह रहा है कि वो ना इस इनकम को, उसे पता है कि बिना रिस्क लिए भी ये इनकम कमाई जा सकती है, लेकिन फिर भी वो रिस्क लेकर इस इनकम को कमाना चाहता है। मान लो ये 1000 रुपये वो बिना रिस्क लिए भी कमा सकता है, ठीक है, एक सर्टेन इनकम है, उसको वो बिना रिस्क लिए भी कमा सकता है, लेकिन वो यहाँ पर क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि वो प्रेफर करता है रिस्क लेना, उसको एक सर्टेन इनकम होती है, फिर भी वो एक सर्टेन इनकम के लिए भी रिस्क लेना प्रेफर करता है। तो ये सिचुएशन क्या होगी, आपको क्या समझ आया कि उस बंदे को पसंद है रिस्क लेना, रिस्क को उठाना उसे काफ़ी पसंद है, तो इसीलिए तो वो इक्विवेलेंट अमाउंट के लिए भी रिस्क लेना चाहता है। तो वो पर्सन कैसा है, रिस्क लवर है। आप लोगों को पता है कि एक तो रिस्क लवर होता है, एक रिस्क अवर्स होता है, एक रिस्क न्यूट्रल होता है, ठीक है। रिस्क अवर्स में क्या होता है, पर्सन जो होता है हर तरह से रिस्क से बचने की कोशिश करता है। रिस्क लविंग कौन सा होता है, वो पर्सन, उसे पता है कि सर्टेन इनकम होगी, इक्विवेलेंट इनकम होगी, लेकिन फिर भी वो रिस्क लेना चाहता है। रिस्क न्यूट्रल में क्या होता है, रिस्क न्यूट्रल में ना तो उसको जो यहाँ पर रिस्क न्यूट्रल में वो ना तो रिस्क लेता है, ऐसा भी नहीं है कि रिस्क नहीं लेता, तो यहाँ पर इक्वालिटी की सिचुएशन होती है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो पर्सन रिस्क लविंग है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश अराइज व्हेन द फर्म कैन प्रोड्यूस एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 2 आउटपुट मोर चीपली देन could 2 independent firm each firm produce a single output। यहाँ पर ये बोला है कि अगर एक फर्म है, 2 इंडिपेंडेंट फर्म है, ठीक है, 2 अलग अलग चीज़ प्रोड्यूस कर रही है इंडिपेंडेंटली, तो वो ये कह रहे हैं कि अगर वो 2 अलग अलग इंडिपेंडेंट फर्म मतलब एक तरह से अगर हम कहें तो वो क्या कर ले कि कंबाइन कर ये 2 फर्म कंबाइन हो जाए और एक बन जाए, तो वो चीपली आउटपुट को पैदा कर सकती है।
तो ये किस तरह का एग्जाम्पल होगा। इसे हम लर्नर कर्व बोलेंगे, इकोनॉमीज ऑफ स्केल बोलेंगे, या डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल बोलेंगे, या इकोनॉमीज ऑफ स्कोप बोलेंगे। ये वाला एग्जाम्पल आपका होगा इकोनॉमीज ऑफ स्केल का। इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता क्या है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल की सिचुएशन आपको एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। इकोनॉमीज ऑफ स्केल के अंदर क्या होता है, जॉइंट प्रोडक्शन करने से ज़्यादा एफिशिएंट रिजल्ट निकलेगा, ना कि उसको सेपरेटली प्रोडक्शन करने से। कैसे, मान लो ए फर्म थी और एक बी फर्म थी। ए जो है वीडियो गेम्स बना रही थी और बी जो है जैसे कोल्ड ड्रिंक चिप्स का बिजनेस है उसका, ठीक है। दोनों ये क्या है, इंडिपेंडेंटली जो है अपना अपना बिजनेस में प्रोडक्शन कर रही हैं और प्रॉफिट कमा रही हैं, ठीक है। ये एक दूसरे के आमने सामने ही खुली हुई हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, अभी ये क्या है, इंडिपेंडेंट फर्म्स हैं। अगर मान लो ये क्या हो जाती हैं, दो इंडिपेंडेंट फर्म एक सिंगल आउटपुट, मान लो ये जो चिप्स वगैरह ये बी फर्म बना रही थी, ये इसके साथ मिल जाती है और इसी ए फर्म के अंदर क्या होता है, चिप्स भी बनाए जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ए फर्म की क्या सिचुएशन हो गई, ए फर्म की वीडियो गेम की कंपनी थी, वहाँ बच्चे आ रहे थे वीडियो गेम खेलने, साथ साथ क्या हो गया, जो चिप्स वगैरह है वो भी उसने रखने शुरू कर दिए। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो रहा है, आपने क्या देखा, पहले बच्चे सिर्फ वीडियो गेम खेल कर जा रहे थे, लेकिन अब उसने चिप्स वगैरह भी रखने शुरू कर दिए। अब बच्चे वहाँ पर वो चिप्स वगैरह भी खा रहे हैं। तो आपने देखा कि इंडिपेंडेंट जो फर्म्स होती हैं वो उतना प्रॉफिट नहीं गेन कर पा रही जितना कि उन्होंने जॉइंट प्रोडक्शन कर प्रॉफिट को कमाया है। तो यहाँ पर आपने देखा कि उनके जो इकोनॉमीज ऑफ स्कोप जो है वो क्या हो गया है, वाइड हो गया है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इकोनॉमीज ऑफ स्कोप राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। इकोनॉमीज ऑफ स्केल तब पैदा होती है जब एक फर्म बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करती है, ठीक है। और डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल कब होती है, जब जॉइंट प्रोडक्शन करना, जैसे कि ए फर्म और बी फर्म अलग अलग उत्पादन कर रही थी, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि उनके लिए जॉइंट प्रोडक्शन करना नुकसानदायक होगा, तो वहाँ पर क्या होगा, डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल लागू होंगे। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या होगा, उनको इकोनॉमीज ऑफ स्केल राइट आंसर, इकोनॉमीज ऑफ स्कोप जो है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है, इन विच ओलिगोपोली मॉडल फर्म प्रोड्यूस होमोजीनियस गुड्स एंड ईच फर्म ट्रीट द प्राइस ऑफ इज कॉम्पिटिटर एज फिक्स एंड ऑल फर्म डिसाइड साइमल्टेनियसली व्हाट प्राइस टू बी चेंज। यहाँ पर ये क्वेश्चन में पूछा है कि फर्म है कंपटीशन वाली और वो ये सोचती है कि जो उसको कॉम्पिटिटर है वो प्राइस में किसी तरह का कोई चेंज नहीं करेगा, वो अब जो है प्राइस में किसी तरह का कोई चेंज नहीं करेगा। तो ये वाला जो मॉडल है वो किन का है, ये मॉडल जो है बर्टेंट का मॉडल है। बर्टेंट के मॉडल में ही क्या होता है, दो फर्म्स होती हैं, ओलिगोपोली मार्केट होती है, डिओपोली मॉडल होता है। तो ए फर्म ये सोचती है कि उसका जो कॉम्पिटिटर है बी, वो प्राइस में किसी तरह का चेंज नहीं करेगा, वो जितना भी चाहे प्राइस को चेंज कर सकती है। ऐसे ही बी फर्म सोचती है कि अब उसकी जो कॉम्पिटिटर फर्म है ए, उसने प्राइस को चेंज कर दिया है, अब वो किसी तरह का प्राइस में चेंज नहीं करेगी। तो ये वाला जो प्रोसेस है ऐसे ही चलता रहता है और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, आपका बर्टेंट मॉडल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला गया है, हु रोट द एवरी मैन दस लाइफ बाय एक्सचेंजिंग और बिकम इन सम मेजर ऑफ मर्चेंट एंड द सोसाइटी इटसेल्फ ग्रो टू बी व्हाट इज द प्रॉपरली कमर्शियल सोसाइटी। यहाँ पर एक स्टेटमेंट बोली है कि किसने ये लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति विनिमय करता है, मतलब कि एक्सचेंज करना हर एक पर्सन का काम है और किसी ना किसी सीमा तक हर एक पर्सन क्या करता है, वस्तु और सेवाओं का या किसी भी चीज़ का एक्सचेंज करता है हर एक पर्सन, और कहीं ना कहीं हर एक पर्सन एक तरह का मर्चेंट का रोल प्ले करता है, व्यापारी का, और उसी तरह अपना जीवन यापन कर रहा है। और समाज भी इसी तरह से, पूरी सोसाइटी भी कहीं ना कहीं एक तरह से मर्चेंट का कमर्शियली रोल प्ले कर रही है। तो ये स्टेटमेंट जो दी गई थी ये एडम स्मिथ ने दी गई थी। जब बार्टर सिस्टम था तब जो है वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, समाज में ऐसे ही विनिमय माध्यम चलता था, तब उन्होंने इस स्टेटमेंट को दिया था। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला है स्टिकी जो प्राइस मॉडल है वो क्या है। फर्स्ट ऑप्शन में बोला है अपवर्ड स्लोपिंग शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, सेकंड में बोला है अपवर्ड स्लोपिंग लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व एंड डाउनवर्ड स्लोपिंग शॉर्ट रन एग्रीगेट डिमांड कर्व,
एंड डाउनवर्ड स्लोपिंग लॉन्ग रन एग्रीगेट डिमांड कर्व। आप लोगों को पता है स्टिकी प्राइस का मॉडल किसने दिया था? केन्ज ने दिया था। और केन्ज क्या करता था? शॉर्ट रन की बात करता था। और केन्ज का जो स्टिकी प्राइस मॉडल था वो ये समझाता था कि प्राइसेस में चेंज, प्राइस में जो चेंज होता है वो साइमल्टेनियसली अदर फैक्टर्स में जितनी जल्दी चेंज होता है उतनी जल्दी शॉर्ट रन में प्राइसेस जो होते हैं वो चेंज नहीं हो पाते। इस प्राइस में क्या रहती है? स्टिकनेस रहती है। इस मॉडल को केन्ज ने दिया था। और केन्ज का आपने देखा है, केन्ज का जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व होता है शॉर्ट रन में वो इस तरह से होता है और यहाँ पर उनका एग्रीगेट डिमांड कर्व ऐसे होता है। तो आपने देखा कि उनका जो शॉर्ट रन का जो एग्रीगेट सप्लाई कर्व क्या है? अपवर्ड स्लोपिंग होता है शॉर्ट रन में। एग्रीगेट सप्लाई कर्व किसका? केन्ज का। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वो इस मॉडल में यही समझाने की कोशिश करते हैं कि जो प्राइजेस होते हैं वो कितने स्टिक रहते हैं, उनमें जल्दी से चेंजेस नहीं हो पाते। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बोला गया है इफ द डिमांड फॉर लेबर इंक्रीज तो क्या होगा? अब हम यहाँ पर क्वेश्चन का डायग्राम बना लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ये होती है आपकी डिमांड फॉर लेबर। अगर हम मान लें इधर ये आपकी वेज रेट है, ये आपकी सप्लाई ऑफ लेबर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये बोला है कि डिमांड फॉर लेबर अगर इंक्रीज हो जाती है तो आपने क्या देखा? जब आपकी डिमांड फॉर लेबर इंक्रीज हो जाती है तो आपका डिमांड कर्व क्या हो जाएगा? राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। तो एक तरफ आपकी जो वेज रेट होती है वो बढ़ जाती है और दूसरी तरफ क्या हो जाता है? जो नंबर ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट है वो भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अगर हम पहले वाई लोगों को काम दे रहे थे तो वाई 1 लोगों को काम देने लग जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपकी वेज रेट भी बढ़ गई। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन भी आपका राइट है कि रियल वेज आपकी राइज हो गई। सेकंड ऑप्शन में बोला है द अमाउंट ऑफ लेबर एम्प्लॉयड, वो भी क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी आर ट्रू। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो डिवाइड करती है बिटवीन रियल इकोनॉमी एंड मॉनेटरी इकोनॉमी। कि जो मैक्रो आपने क्लासिकल की टेक्टोनॉमी में भी पढ़ा होगा, टेक्टोनॉमी में भी पढ़ा है कि उन्होंने इकोनॉमी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, रियल इकोनॉमी और मॉनेटरी इकोनॉमी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सेकंड मॉनेटरी इकोनॉमी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में बोला गया है इन एक्सेलरेटर थ्योरी जो कैपिटल आउटपुट रेशियो है उसको क्या एज्यूम किया जाता है? इन्वेस्टमेंट की जो एक्सेलरेटर की जो थ्योरीज हैं उसमें हम ये देखते हैं कि जो एक अजम्पशन होती है कि जो कैपिटल आउटपुट रेशियो है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहता है। कैपिटल आउटपुट रेशियो कांस्टेंट होने का मतलब ये है कि अगर मान लो आपको एक आउटपुट बनाना है, यहाँ पर कैपिटल आउटपुट रेशियो दिखाता है कि मान लो अगर आपको एक आउटपुट बनाना है तो हम लेट अज्यूम कर लेते हैं कि एक गुड्स बनाने के लिए आपको 5 रुपये की कैपिटल चाहिए। तो यहाँ पर ये जो कैपिटल और आउटपुट का जो रेशियो है 5:1 ये कांस्टेंट रहता है। ये जो है एक्सेलरेटर थ्योरी के एक अजम्पशन है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज, सरकार जो खर्च करती है वो क्या एक ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर होता है? क्या वो उसे पॉलिसी मेकर कंट्रोल करते हैं? क्या उसका लेवल ऑफ इनकम से कोई रिलेशन नहीं होता डायरेक्ट, या ऑल ऑफ अबव? अब आप देखिए सरकार का जो खर्च होता है, सरकार एक ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर करती है। सरकार को जैसे कोरोना वायरस के दौरान लगा कि उसे खर्च करना चाहिए, उसने ये नहीं देखा कि कितनी इनकम होगी, क्या प्रॉफिट होगा, क्या होगा, तो उसने एक ऑटोनोमस खर्च कर दिया। तो सरकार के खर्च को हम एक ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर बोल सकते हैं। दूसरा क्या है कि इसे जो है पॉलिसी मेकर कंट्रोल करते हैं। सही बात है, जो पॉलिसी बनाने वाले हैं वो देखते हैं कि सरकार को कितना खर्च करना चाहिए और कितना खर्च नहीं करना चाहिए, और इसका लेवल ऑफ इनकम से कोई लेना देना नहीं होता। कोरोना वायरस के दौरान देखा आपने कि कोई इनकम नहीं हो रही थी, तब भी सरकार खर्च कर रही थी। तो इसीलिए हम कहेंगे सरकार का खर्च ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में आपसे बोला है फाइंड द वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल विथ कॉन्स्टिट्यूट द नंबर ऑफ हेड इन अ टॉस ऑफ 2 कॉइन साइमल्टेनियसली। क्वेश्चन में बोला है कि अगर 2 कॉइन है, 2 कॉइन्स को टॉस किया जाता है तो आपको तो 2 कॉइन को टॉस करने पर आपका हेड ही आए दोनों कॉइन्स में, और उसका भी आपको क्या निकालना है? वेरिएंस निकालना है, ठीक है।
तो वेरिएंस आपको निकालना है। अब देखिए हम इस क्वेश्चन को हमने सोल्व किया हुआ है। यहाँ पर देखिए हम क्या लेट करते हैं, सबसे पहले हम लेट करते हैं कि एक्स एक चीज़ हमने लेट कर ली कि एक्स क्या है, नंबर ऑफ हेड, कि जब दो कॉइन्स को उछाला जाता है तो हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो। अब आप देखिए सैंपल साइज क्या है, दो कॉइन है आपके पास, तो आपने दो कॉइन को उछाला तो हो सकता है फर्स्ट बारी में क्या है, दोनों हेड ही आ जाए, या फिर आपके पास जो दो कॉइन है उसका एक कॉम्बिनेशन बन सकता है कि एक हेड आ सकता है, एक हो सकता है टेल आए, या फिर ये हो सकता है कि पहले वाला टेल आ जाए दूसरे वाला हेड आ जाए, थर्ड कॉम्बिनेशन ये हो सकता है, और फोर्थ कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है कि दोनों ही टेल आ जाए। तो आपके पास 4 सैंपल साइज आ गए। अब यहाँ पर देखिए अब हमने क्या करना है, इन सैंपल साइज में कि आपका हेड ही आए और उसका भी वेरिएंस निकालना है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं, 0 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी और 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी। अब देखिए 0 हेड कब आएगा, 0 हेड आपका तभी आएगा जब आपका क्या आ जाए, टेल आ जाए। इसी वाली में सिर्फ कोई भी हेड नहीं है तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/4, क्योंकि 1 2 3 4 आउटकम है, तो एक बार ही आपका ऐसा होगा कि आपका एक बार हेड नहीं आएगा, तो 0 हेड आने की प्रोबेबिलिटी मैंने लिख दी 1/4। उसके बाद 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, एक ही हेड हो तो देखिए इस वाले में भी हेड और टेल में एक हेड है, यहाँ पर भी टेल और हेड में एक हेड है, तो दो बार ऐसा होगा कि आपका एक हेड आएगा, तो वहां पर आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 2/4 हो गई। थर्ड में देखिए 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, कि दोनों ही आपके हेड आ जाएं तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है, तो 2 हेड इकट्ठे आएंगे तो वो एक ही प्रोबेबिलिटी होगी, तो वो आपकी 1/4 कहलाएगी। ये तो हो गई प्रोबेबिलिटी, लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है वेरिएंस पूछा गया है। ठीक है, तो उसके लिए पहले हमें मीन निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम क्या निकालेंगे, उसका वेरिएंस निकालेंगे। अब देखिए आप लोगों को पता है मीन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, समेशन करते हैं हम एक्स और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स को पहले आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स को आपस में पहले हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ देखिए, और उसके बाद उसका क्या करेंगे, समेशन करेंगे। अब देखिए ये एक्स है और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स है, हमने इसको मल्टीप्लाई किया, 0 को 1/4 से मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया, 1 को 2/4 से मल्टीप्लाई किया, 2/4 आ गया, 2 को 2/4 से मल्टीप्लाई किया तो 2/4 आ गया, और हमें यहाँ क्या करना है, इसका समेशन करना है। समेशन करने के लिए क्या किया, 2/4 प्लस 2/4, तो जब हमने किया तो 4/4 आ गया, 4/4 को आपने काटा तो 1 आ गया। अभी आपका मीन निकला है, लेकिन क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, वेरिएंस पूछा है, क्योंकि वेरिएंस के फॉर्मूले में मीन का यूज होना है, इसलिए मैंने पहले मीन निकालना आपको बता दिया। अब देखिए क्या करना है आगे, वेरिएंस का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, क्या पता होना चाहिए, वेरिएंस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। वेरिएंस का फॉर्मूला होता है समेशन एक्स का आपको स्क्वायर करना है, फिर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद आपको माइनस करना है म्यू का स्क्वायर, मतलब मीन का स्क्वायर। अब आप देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले जो ये आपका x है इसका आपको स्क्वायर करना है, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ x के साथ उसको इस प्रोबेबिलिटी ऑफ x के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए x क्या है, 0 का स्क्वायर करेंगे 0, और 0 की आप किसी से मल्टीप्लाई कर दो आपका क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। उसके बाद देखिए फिर क्या है, x का स्क्वायर आप 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही रहेगा, और उसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2/4 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका क्या रहेगा, 2/4 रहेगा। उसके बाद आप देखिए अब आप देखिए 2 का स्क्वायर करोगे, 2 का स्क्वायर आपका क्या रहेगा, 4 रहेगा, और इसकी आप 1/4 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 4/4 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब हमें समेशन करना है इसका। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका समेशन करेंगे। समेशन करेंगे तो क्या करेंगे, 2/4 प्लस 4/4, तो आपका क्या आ गया, 6/4 आ गया। तो आपने देखा जो आपके फॉर्मूला था ये वाला वेरिएंस निकालने का, इस फॉर्मूले का इतना पार्ट हमारा सोल्व हो चुका है। हमारा ये क्या निकल के आ गया, 6/4 आ गया, और हमने मीन पहले ही निकाल दिया था। मीन आपने कितना निकाला था, 1 निकालना था, 1 का हमने क्या किया, स्क्वायर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू को सिर्फ पुट कर देंगे। ठीक है, अब हमने कुछ नहीं किया, इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू को पुट कर दिया है। सबसे पहले समेशन एक्स स्क्वायर पी एक्स, अभी हमने निकाला था 6/4, वो हमने डाल दिया। फिर उसके बाद क्या है, माइनस का निशान है, माइनस का निशान डाल दिया,
म्यू जो है मीन है, मीन का हमने क्या करना था, स्क्वायर करना था, तो हमने मीन का स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पर 6/4 को मैंने काट दिया, 3/2 कर दिया, माइनस कर दिया 1। 3/2 में से अगर आप 1 को माइनस करोगे तो आपका क्या आएगा, 3/2। यहाँ पर आपने एलसीएम ले लिया 2, 3 - 2 तो 1/2 0.5। तो आपको क्वेश्चन में समझ आया कि अगर दो कॉइन को साइमल्टेनियसली उछाला जाता है तो वहाँ पर जो आपसे वेरिएंस पूछा था वो वेरिएंस आपका 0.5 आया। जब आप इस क्वेश्चन को अपने हैंड से करोगे तो आपका ज़रूर आपको निकल भी जाएगा और आपको समझ भी आएगा। अगर आपको समझ ना आए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। आज हम इन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आने वाली वीडियोस में हम बचे हुए कुछ क्वेश्चंस को और डिस्कस करेंगे। आई होप सो आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करना, मेरे चैनल को शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।